हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं और देख के आए हैं कि यहाँ पे आप क्लास 11th के लिए मैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 बना रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि वो आपका 12th में भी है, तो मैं वहाँ आपको पढ़ाऊँगा जब 12th स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो आपको वो चैप्टर ज़रूर पढ़ना है 11th में, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और उससे ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है आपका कंसेप्ट बनाने के लिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 परमाणु संरचना। तो स्टूडेंट इसमें क्या होगा ना, आपको सब ये पता चलेगा कि आखिर परमाणु किस तरीके से अपना स्थायित्व प्राप्त करता है, परमाणु के कौन कौन से मॉडल दिए गए, किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रहते हैं, तो ये सब आप इस चैप्टर में जानेंगे। तो ये छोटी सी समरी मैंने अभी आपको बताई। तो अब आप क्या होता है ना कि सबसे पहले ऐसा माना गया था, ठीक है, मैं आपको थोड़ी ऐसे ही बता देता हूँ कि जो परमाणु है वो सबसे छोटी इकाई है। किसी भी पदार्थ की परमाणु क्या है, सबसे छोटी इकाई। तो ये माना गया था कि परमाणु सबसे छोटी इकाई है, लेकिन बाद में पता चला कि ये गलत साबित हो गई बात। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि परमाणु के अंदर भी क्या होते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस हिसाब से तो भाई सबसे छोटी इकाई तो ये होनी चाहिए थे। तो इसलिए ये वाली ऊपर वाली बात जो है कि परमाणु सबसे छोटी इकाई है किसी पदार्थ की, ये गलत साबित हो गई। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि परमाणु आखिर होता क्या है, यानी कि परमाणु किस तरीके से क्या है, उसका स्ट्रक्चर संरचना क्या है। तो उस पर बहुत सारे मॉडल आए, तो उनको हम नाम देते हैं परमाणु मॉडल। ठीक है, परमाणु मॉडल। तो सबसे पहले जो परमाणु मॉडल आया था, सबसे पहला वो आया था थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, ये बात भी आपको पता होगी, थॉमसन परमाणु मॉडल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया मैं देता हूँ। थॉमसन ने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि जो परमाणु होते हैं वो असल में गोलाकार होते हैं। सबसे पहले उन्होंने ही बताया था कि परमाणु क्या होगा, गोलाकार होगा। ठीक है, गोलाकार होगा। उसके बाद इन्होंने अपने सेकंड केस में बताया कि सारे का सारा जो धनात्मक चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो इसमें पूरे गोले में एक समान रूप से फैला होगा। और नंबर 3 पॉइंट में इन्होंने बताया कि जो भी आपका नेगेटिव चार्ज है वो उस गोले में छोटी छोटी जगहों पे होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं वो गोला बनाऊं तो कुछ इस तरीके से होगा, ये गोला है, ठीक है, ये चारों तरफ एक समान रूप से कलर कर रहा हूँ मैं, इसका मतलब ये प्लस चार्ज है, और इसके अंदर माइनस चार्ज कुछ इस तरीके से दिखा दिए मैंने। ठीक है, तो ये है अपने नेगेटिव चार्ज और ये पूरा खाली स्थान है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जितना ही यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ये साफ पता चल रहा है कि एक तरबूज जैसी संरचना है, तो इसलिए इस मॉडल को तरबूज मॉडल नाम भी दिया गया। ठीक है, तो थॉमसन जो है पूरी तरीके से इस मॉडल को डिफाइन कर रहे थे, और उस समय तक ये मॉडल अच्छा खासा भी पता चल रहा था कि हाँ ये बना हुआ है। लेकिन इसमें कमी आई थोड़ी बहुत, क्योंकि थॉमसन पूरे तरीके से डिफाइन नहीं कर पाया आखिर असल में है क्या। इस मॉडल के प्लस पॉइंट की बात करता हूँ मैं। प्लस पॉइंट जो था इस मॉडल का, यानी कि इसमें सबसे पहले इन्होंने धनात्मक और ऋणात्मक आवेश, ठीक है, धनात्मक व ऋणात्मक आवेश की सफलतापूर्वक व्याख्या करी, सफलतापूर्वक व्याख्या करी। ठीक है, यानी कि इन्होंने बताया कि असल में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होते हैं किसी परमाणु के अंदर, और कुछ इस तरीके से ही होंगे। ठीक है, अब 100% तो नहीं, लेकिन एक तरीके से इन्होंने बिल्कुल अपने टाइम पे एक अच्छी नॉलेज रख दी कि हाँ प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होते हैं। और आप ये कह सकते हो कि परमाणु का स्थायित्व जो होता है, ठीक है, परमाणु का स्थायित्व, उसकी भी इन्होंने एक अच्छी व्याख्या कर दी थी। ठीक है, स्थायित्व की व्याख्या। तो ये दो इनके मॉडल के प्लस पॉइंट थे, जिसके कारण इनका मॉडल अपने टाइम पे अच्छा माना गया। ठीक है, एक तो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करी इन्होंने कि किस तरीके से परमाणु अपना स्थायित्व रखता है, और प्लस और नेगेटिव साइन की सबसे पहले इन्होंने व्याख्या करी, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ थी। लेकिन अब इनकी कमियाँ क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट इनकी जो कमियां थी, ठीक है, सबसे पहली कमी तो इनकी ये साबित हो गई कि हाइड्रोजन, अभी मैं इसमें कमियां लिख देता हूँ, तो ये कमियां हैं इनकी जो मैं बता रहा हूँ थॉमसन के मॉडल की। सबसे पहली ये कमी थी कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था, ठीक है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, इनके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में केवल एक ही सिंगल लाइन होनी चाहिए थी, मतलब केवल एक ही लाइन से मिलकर बना होना चाहिए था वो, एक लाइन से। ठीक है, एक लिख देता हूँ। लेकिन असल में जब थोड़ा एक्सपेरिमेंट से देखा गया तो ये हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है ना, वो एक सिंगल लाइन से नहीं बना हुआ था, बल्कि बहुत सारी लाइनों से मिलकर बना हुआ था। ठीक है, कुछ इस तरीके से बहुत सारी लाइनें।
और अगर इसको थोड़ा और सूक्ष्मदर्शी से देखें तो ये छोटा सा जो एक ये लाइन दिख रही है ना, ये भी कई छोटी छोटी लाइनों से इस तरीके से मिलके बनी पड़ी थी, इस तरीके से। यानी कि एक छोटा सी ये लाइन को अगर जूम करके देखें तो कुछ ऐसा देखने को मिल रहा था। तो इसकी तो व्याख्या ये बिल्कुल नहीं कर पाए, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम केवल एक लाइन से मिलके बना हुआ था, ठीक है। लेकिन असल में जब देखा तो पता चला कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कई लाइनों से मिलके बना है और वो लाइनें भी कई छोटी छोटी लाइनों से मिलके बनी है, ठीक है। और सेकंड जो इसका सबसे बड़ी कमी आई, ठीक है, वो थी जब रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रयोग करा। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रयोग, ठीक है, अल्फा कण प्रयोग, यानी कि रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रयोग जो करा, ठीक है, उससे साफ पता चल गया कि ये जो हमारा थॉमसन का जो मॉडल है वो कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। अब ये रदरफोर्ड का अल्फा कण मॉडल क्या था, इस पर मैं आपको अगली वीडियो पे बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फिर मज़ा नहीं आता देखने में, ठीक है। तो ये आपने अभी समझा कि असल में परमाणु क्या था, ठीक है। परमाणु मॉडल, थॉमसन मॉडल क्या बताया उन्होंने थॉमसन ने, और इसके क्या प्लस पॉइंट्स हैं और क्या कमियां थी इनकी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रयोग की, फिर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात थी इन्होंने जो बताया, ठीक है। अभी आपको इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, फिज़िक्स पे भी मैंने तीसरे चैप्टर वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी है तो उन्हें भी जाके देखें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।